हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु। तो देखिए कि 9th-10th में से आउट सारणी तो हट चुकी है, लेकिन फिर भी हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये है, यहाँ से देखिए एक बार, ये धातु है, ये अधातु है इधर की, और ये उपधातु है जो बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सब्सनेट, टाइटेनियम और पोलोनियम। और जो ये मैंने मार्क कर रखे हैं ये गैसें हैं, ठीक है। टोटल 11 गैस हैं। तो अब इसमें देखिए कुल 118 तत्व है। तो अब देखिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए धातु देखिए एक है अधातु, धातु और अधातु। देखिए अब बिना देरी के शुरुआत। धातु देखिए पहले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम 2, 8 और 1, मतलब 1 त्यागेगा तो N पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। धातुओं का आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। अपवाद में हाइड्रोजन है जो अधातु है और इसे बाईं ओर रखा गया है। संख्या 89 मतलब 89 संख्याएं होती है, 89 होती है इसकी, इनकी संख्या। अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, इसमें 2, 8, 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। अधातुओं की संख्या 22 है, जिसमें 11 गैसें और 10 ठोस है और 1 द्रव है और 7 है उपधातु है और कुल 118 तत्व है। और देखिए अधातु में सामान्यतः अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा या मरकरी। इस धातु में देखिए अधातु ठोस और द्रव गैस 3 अवस्था में पाई जाती है। कुल गैस 11 है, ठोस 10 है और द्रव की 1 है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन 100% छपता है। तो देखिए अब पहला है 5वें नंबर का है, सामान्य धातुएं कमजोर होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं जिनकी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर या चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। धातुओं में आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है। अब देखिए अधातु भंगुर प्रकृति की होती है। धातुओं को पीटने पर वो बिखर जाती है। कार्बन का अपरूप हीरा कृत्रिम प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। अधातु विद्युत की कुछ चालक होती है। अपवाद में कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत का चालन करता है। अधातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इनमें यह गुण नहीं पाया जाता, मतलब तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है अधातुओं में। देखिए अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। 11 अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद है आयोडीन और हीरा। अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं में गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। अधातुओं का धातुओं में देखिए धातुओं में आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सर्वाधिक तन्यता सोने में पाई जाती है। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है लंबा। धातुओं में चमक पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम।
धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु में ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है और इसमें क्षारीय अम्लीय प्रकृति का होता है। धातु प्लस ऑक्सीजन से धातु ऑक्साइड जो कि क्षारीय का निर्माण होता है। अधातु प्लस ऑक्सीजन तो ये अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये है उदासीन धातु अधातु है। बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक और लेड ये तीनों उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो देखिए धातु की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 100% एक क्वेश्चन इन धातुओं की क्रियाशीलता से प्रश्न 100% उठता है। तो देखिए पहला है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी एजी चांदी और एयू सोना। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील वाली धातु पोटेशियम और सोडियम है। ये ठंडे जल के साथ ज़्यादा क्रिया करती है तेजी से और ये नॉर्मल के जल के साथ करती है, जबकि ये है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है धातु है जो खुले में छोड़ने पर आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अब धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता धातु प्लस जल धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा धात्विक ऑक्साइड प्लस जल धात्विक हाइड्रोक्साइड धातु 2H2 धात्विक हाइड्रोक्साइड H2 और ऊष्मा। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि पोटेशियम है पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से क्रिया तीव्र गति से करते हैं और कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करता है धीमी गति से। मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है। एल्यूमिनियम और जिंक और लोहा ये तीनों भाप के साथ क्रिया करते हैं और लेड जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु सोना चांदी और प्लेटिनम जल से क्रिया नहीं करती है। अब धातुओं की अम्लों के साथ विक्रिया धातु प्लस अम्ल तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एनोडीकरण तो किसी धातु को जंग संक्षारण से बचाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। धातु पर मोटे ऑक्साइड की परत चढ़ाने के लिए धातुओं का एनोडीकरण किया जाता है। जैसे देखिए एक कोई H2SO4 का पदार्थ है तो इसमें एक तो एनोड और दो छड़ी लगा दी एनोड वाली और कैथोड वाली। तो कैथोड पे तो एनोड पे तो कार्बन एनोड पे तो एल्यूमिनियम और कैथोड पे कार्बन की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है। अब एक्वारेजिया या अम्लराज सांद्र हाइड्रोजन एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। 100% यहाँ से ये अनुपात को पूछा जाता है का ताज़ा मिश्रण होता है। ये सोने चांदी और प्लेटिनम को गला सकता है। ये भगभगता द्रव होने के साथ प्रबल संचारण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को सोडे का तेजाब भी कहते हैं। अब देखिए
धातु और उनके महत्वपूर्ण अयस्क खानों से मतलब ऊपर पट्टी से तत्व या यौगिक एक प्राकृतिक मिश्रण प्राप्त किया जाता है जिसे खनिज कहा जाता है। जैसे खनिज, फिर खनिज से अयस्क कौन सी मैट्रिक्स विधि से, फिर अयस्क से ऑक्साइड निस्तापन या अपरदन विधि से, फिर ऑक्साइड से अपचयन, फिर अपचयन से धातु और फिर धातु से शुद्धिकरण करने के लिए गैंग विधि का प्रयोग करते हैं। और शुद्ध धातु फिर इन 6-7 प्रक्रिया बाद में शुद्ध धातु का निर्माण होता है। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, जैसे देखिए धातु अयस्क और सूत्र, जैसे लोहा धातु में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट और कैल्फोपायराइट्स और सिडेराइट और लिमोनाइट ये पाई जाती है। इनका सूत्र है जो लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डायस्पर, बॉक्साइड, क्वारंटम और फेल्सपार। तांबे में मेलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट और एजुराइट और कैलेसाइट। अब जिंक में है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट। जबकि मरकरी में सिनेबार, मरकरी का एक ही अयस्क होता है सिनेबार का। अब देखिए जिंक या दस्ता, इसमें कैलामिन मतलब जिंक कार्बोनेट, जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड और जिंक काइनाइट। जिंकाइट में जिंक ऑक्साइड होता है, इसका अपचयन जिंक में होता है। और जिंक ब्लेंड को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में बन जाएगा और इसका अपचयन होकर धातु प्राप्त हो जाएगी बढ़जन विधि द्वारा। जबकि कैलामाइन वायु का अनुपस्थिति में सीमित वायु में निस्तापन विधि से इसका निर्माण होता है, जो जिंक ऑक्साइड से बनकर अपचयन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण धातु प्राप्त हो जाती है। और बढ़जन विधि, अब देखिए सल्फाइड ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को बढ़जन कहते हैं। जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन इनको तापमान देने पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब देखिए निस्तापन या लिक्विडेशन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर यह अयस्क में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध होता है। ये उच्च क्रियाशील वाली धातुएं हैं। ठीक है, ये और यह निस्तापन या बढ़जन विधि द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। और यह मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं। अब लेड या सीसा, ये इसे गैलेना और सिरुसाइड इसके 2 अयस्क हैं। यूरेनियम का पिच ब्लेंड और यूरेनाइट और कार्नेटाइट हैं। अब है कैल्शियम के डोलोमाइट, कैल्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम और थोरियम का है मोनोजाइट। मैग्नीशियम का टोल्फ, मैग्नेसाइट, एप्सम लवण और डोलोमाइट। अब सोडियम, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, ट्रोना और बोरैक्स, सोडियम या साधारण नमक, क्लोराइड, पोटेशियम का सिल्वाइन और नाइट्र यानी सोडा, सोने का है कोलवेराइट, सिनेबार सोने का अयस्क, और सिल्वर का है रूबी सिल्वर और सिल्वर गिलास और हॉर्न सिल्वर। हम देखें मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे पीतल मतलब कॉपर और जिंक को 70-30 के अनुपात में मिलाने पर पीतल का निर्माण होता है। जबकि कॉपर और टिन को 80-20 के अनुपात में मिलाने पर कांसे का निर्माण होता है, जिसमें बर्तन व मूर्तियां बनाई जाती है।
और गन मेटल में कॉपर प्लस जिंक और टिन, इसको 90-8% के माध्यम के हिसाब से मिलाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकिल को 60-20-20 में मिलाया जाता है, जिससे जेवर या मूर्ति बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु है। तो जर्मन सिल्वर धातु नहीं होगी, तो ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, सिल्वर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और टच मेटल में तांबा और जिंक से बनता है, जो 80-20 का रेशो होता है। सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब सोल्डर या टाँके में, इसमें टिन और लेड को 70-30 के अनुपात में मिलाया जाता है। फ्यूज तार पर टिन और लेड का बनता है 63-37 के अनुपात में। नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन को 60-35 और 5% में मिलाया जाता है। अब बेल धातु मतलब घंटी बनाने में कॉपर और टिन को 80-20 के अनुपात में, रोल्ड गोल्ड को कॉपर, एल्यूमिनियम को 95-5% आभूषण या मूर्तियाँ बनाने में, मैग्नेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मतलब तराजू या हल्के उपकरण बनाने में, ड्यूरेलुमिन को एल्यूमिनियम और तांबे को 95-4 के अनुपात में, कुकर व वायुयानों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अवैध जंगरोधी इस्पात, लोहा, क्रोमियम, निकल, कार्बन को 73-18-8-1 के अनुपात में मतलब मोटरसाइकिल आदि बनाने में, मुद्रा धातु को सीसा, एंटीमनी और टिन को 75-20-5 के अनुपात में मतलब छापा खाने या टाइपा बनाने में। अब अमलगम, वह धातु जिसमें एक धातु हमेशा मरकरी होती है और दूसरी धातु कोई भी हो सकती है, उसे अमलगम कहा जाता है। अब उपधातु, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातुओं के 75% गुण धातुओं के और 25% अधातुओं के पाए जाते हैं। अधातु और सारणी में 7 उपधातु है। बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरिन और पोलिनियम, ये 7 उपधातुएं हैं। ठीक है, उपधातुओं के और सारणी में पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो ये 7 उपधातु है। बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सबटेनियम, टेरियम और पोलियम। इसमें देखिए पहले व 7वें अर्थ में कोई भी उपधातु नहीं है। उपधातुओं को हम बॉर्डर लाइन के तत्व मानते हैं, क्योंकि यह धातु है धातु के मध्य पाई जाती है। देखिए बेरिलियम है जो कांच उद्योग, एंटीसेप्टिक दवाई बनाने में काम आता है। सिलिकॉन कंप्यूटर की चिप बनाने में मतलब अर्धचालक। जर्मेनियम विद्युत सेल या सोलर पैनल ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी दिया सलाई बनाने में मतलब तिल्ली बनाने में। ट्यूलेरिन पोलोनियम में रेडियो एक्टिव तत्व है। वह हैलोजन तत्व, ऐसे तत्व जो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व है। निकेल, सोडियम और क्लोरीन लवण धातु हैलोजन तत्व है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन और एंटीसाइन। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे भाइयों में टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करना। धन्यवाद।